तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पुराने पूर्वजों की दुनिया में एक जासूसी पड़ताल। एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही लंबी और गहरी कहानी के पहले सुराग हैं। जरा सोचकर देखिए, 20 लाख साल पहले कोई आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने इन्हीं पत्थरों के दम पर खुद को बचाया, अपने आसपास की दुनिया को बदला और आखिरकार पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। ये पत्थर उनकी सोच और उनकी काबिलियत का सीधा सबूत हैं। तो ये लोग थे कौन? हम बात कर रहे हैं पुरा पाषाण काल की, मतलब ओल्ड स्टोन एज। इन लोगों की जिंदगी एक लगातार सफर थी, भोजन की तलाश में। इन्हें हम शिकारी संग्रहकर्ता कहते हैं और इनकी पूरी दुनिया बस इसी बात पर टिकी थी कि अगला भोजन कहां से और कैसे मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो बस यूं ही भटकते रहते थे। उनका घूमना फिरना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। देखिए, वो जानवरों के झुंड का पीछा करते थे। उन्हें पता था कि कौन से फल और पौधे किस मौसम में मिलेंगे, और जब सूखा पड़ता था तो पानी कहां ढूंढना है। ये सब कुछ एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। देखिए, वक्त के साथ बहुत कुछ खत्म हो गया। लकड़ी गल गई, हड्डियां धूल बन गईं, लेकिन पत्थर बच गया। और यही पत्थर के औजार एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं। ये हमें सीधे हमारे पूर्वजों के दिमाग से जोड़ते हैं, उनकी खोई हुई दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। तो सवाल यह है कि ये औजार बनते कैसे थे? यहां दो मेन टेक्निक्स हैं। पहली है पत्थर पर पत्थर एकदम सीधा पावरफुल तरीका, और दूसरी प्रेशर फ्लेकिंग यानी दबाव से टुकड़े निकालना, जिससे ज्यादा बारीकी और कंट्रोल मिलता था। कह सकते हैं कि ये उनकी इंजीनियरिंग की शुरुआत थी। और कमाल की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी रुकी नहीं, ये लगातार बेहतर होती गई। शुरुआत हुई बड़ी भारी भरकम हाथ की कुल्हाड़ियों से, फिर हजारों साल बाद आए छोटे और बेहतर कोर टूल्स, और आगे चलकर पतले ब्लेड जैसे औजार बने, और आखिर में लगभग 10,000 साल पहले आए ये छोटे छोटे पहने माइक्रोलिड्स। वाकई ये इनोवेशन की एक अविश्वसनीय कहानी है। ये औजार पाषाण युग के स्विस आर्मी नाइफ्स की तरह थे, समझ लीजिए। इनसे भाले और तीर भी बनते थे, घर और आग के लिए लकड़ी भी कटती थी, जमीन से खाने की जड़ें भी खोदी जाती थीं, और जानवरों के खाल से कपड़े भी तैयार होते थे। सच कहें तो ये उनकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट थे। तो अब सवाल आता है कि हमें इन लोगों के सबूत मिलते कहाँ हैं? जवाब है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। यहाँ कुछ खास जगहों के नाम हैं, जैसे मध्य भारत में भीमबेटका, जो अपने कमाल के रॉक शेल्टर्स के लिए जाना जाता है। फिर है कर्नाटक में हुंस्की, जो औजार बनाने का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और हाँ, आंध्र प्रदेश की कुर्नूल गुफाएं, जहां एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी बात हम आगे करेंगे। जब हमारी टीम हुंसगी जैसी किसी जगह की खुदाई करती है तो हम कुछ खास सुराग खोजते हैं। क्या वहां सिर्फ पत्थर के टुकड़े, टूटे फूटे औजार और बनाने में निकला कचरा मिल रहा है? अगर हां, तो ये एक फैक्ट्री साइट हो सकती है। लेकिन अगर इन चीजों के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी के निशान भी मिले, जैसे चूल्हे की जगह या जानवरों की हड्डियां, तो हम समझ जाते हैं कि ये एक आवास सह कारखाना स्थल था। मतलब एक ऐसी जगह जहां लोग रहते भी थे और काम भी करते थे। और रहने के लिए उनकी पसंदीदा जगह कौन सी थी? अक्सर गुफाएं और चट्टानों की आड़। नर्मदा घाटी में भीमबेटका जैसी जगहें तो समझिए प्राइम रियल एस्टेट थी। क्यों? क्योंकि वहां बारिश, गर्मी और हवा से कुदरती तौर पर बचाव मिलता था। ये सिर्फ पनाहगाहें नहीं थी, ये उनके घर थे। याद है मैंने कुर्नूल गुफाओं की बात की थी? वहां पुरातत्वविदों को राख के निशान मिले, और ये एक असली गेम चेंजर था। आग पर कंट्रोल पाने का मतलब था गर्मी, रात में रोशनी, जंगली जानवरों से सुरक्षा, और सबसे बढ़कर खाना पकाने की ताकत। पका हुआ भोजन मतलब ज्यादा पोषण, जिसने शायद हमारे पूर्वजों के दिमाग के विकास में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब हम टाइम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजरी। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने इंसानियत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, हिमयुग खत्म हो रहा था, दुनिया गर्म हो रही थी, ग्लेशियर पिघल रहे थे, और धरती का पूरा लैंडस्केप बदल रहा था। इस बदलाव ने शुरुआती इंसानों के सामने नई चुनौतियां भी रखीं और नए मौके भी दिए। तो इस गर्म होती दुनिया का असर क्या हुआ? चारों तरफ घास के मैदान फैल गए। इसका मतलब था कि हिरण, भेड़ और मवेशियों जैसे घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ गई। इंसानों ने इन जानवरों को समझना शुरू किया, उनका पीछा किया, और फिर
उन्हें पालना भी शुरू कर दिया। मछली पकड़ना और भी जरूरी हो गया, और साथ ही गेहूं और जौ जैसी जंगली अनाज वाली घासें भी उगने लगी। ये दरअसल कृषि क्रांति की पहली आहट थी। और यहीं से हम मीज़ोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग में दाखिल होते हैं। अब इस नए माहौल के लिए नए किस्म के औजारों की जरूरत थी, और यहीं एंट्री होती है माइक्रोलिफ्स की। ये छोटे छोटे लेकिन बहुत ही तेज पत्थर के टुकड़े थे। इन्हें हड्डी या लकड़ी के हैंडल में लगाकर आरी और दरांती जैसे कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाए जा सकते थे। ये बदलते वक्त के साथ ढलने की एक शानदार मिसाल है। लेकिन इन लोगों की जिंदगी सिर्फ पेट भरने और औजार बनाने तक ही नहीं थी। उनकी एक बहुत गहरी, एक सांकेतिक दुनिया भी थी, और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो शानदार कला जो वो अपने पीछे छोड़ गए। उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर हमारे लिए कुछ फुसफुसाहटें, कुछ संदेश छोड़े हैं। और ये आर्ट दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग थी। जैसे फ्रांस की गुफाओं में हमें अक्सर बड़े बड़े ताकतवर जानवरों के चमकीले चित्र मिलते हैं। बाइसन, जंगली घोड़े, गैंडे। शायद ये शिकार से जुड़ी किसी रस्म का हिस्सा हों। लेकिन भारत में जो रॉक शेल्टर्स हैं, वहां की कला में रोजमर्रा की जिंदगी दिखती है। इंसान शिकार कर रहे हैं, खाना जमा कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ये दुनिया को देखने के दो अलग अलग नजरियों को दिखाता है ना दिलचस्प? अच्छा, पर ये रंग आते कहां से थे? उन्होंने इन्हें बनाया कैसे? उन्होंने गेरू और लौ अयस्क जैसे मिनरल्स को पीसा, जिससे लाल और पीले रंग बने। और काला रंग वो बना चारकोल से। मतलब उनकी पेंटिंग का सारा सामान सीधा जमीन से ही आता था। और उनकी कलाकारी सिर्फ दीवारों तक ही सीमित नहीं थी। महाराष्ट्र में हमें पूर्वापाषाण काल के शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं, और कमाल की बात यह है कि उन पर नक्काशी करके उनसे मन के यानी बीड्स बनाए गए थे। ये पर्सनल ज्वेलरी और डिजाइन का शायद सबसे पुराना सबूत है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा डेवलप थे। तो हमने उनके औजार देख लिए, उनके घर देख लिए, उनकी आर्ट भी देख ली, पर उनके समाज का क्या? कौन क्या करता था? मर्द क्या करते थे? औरतें क्या करती थी? ये पाषाण युग के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। देखिए, जो पुरातात्विक सबूत हैं वो कोई साफ जवाब नहीं देते। दो संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद मर्द और औरतें मिलकर शिकार करते थे, खाना जमा करते थे, मतलब एक साझा जिम्मेदारी थी। या फिर यह भी हो सकता है कि कुछ काम सिर्फ औरतें करती थीं और कुछ सिर्फ मर्द। सच तो यह है कि असलियत शायद इन दोनों के बीच में कहीं होगी, और अलग अलग कबीलों में अलग अलग रिवाज रहे होंगे। तो हमें औजार मिले हैं, हमें कला मिली है, हमें उनके घर मिले हैं, लेकिन हम आज भी उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। हर पत्थर के औजार और हर गुफा पेंटिंग के साथ हम उनकी जिंदगी की कहानी के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ रहे हैं। पर यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ चीजें नहीं हैं। इनके पीछे इंसान थे जिन्होंने इन्हें बनाया, इस्तेमाल किया और हमारे लिए छोड़ दिया। हम आज भी उन्हीं लोगों को, उनकी कहानियों को, उनकी इंसानियत को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने अपनी कहानियां पत्थर पर छोड़ी। एक सवाल यह भी है कि हम अपने पीछे कौन सी कहानियां छोड़ रहे हैं? हमारे आज के सुराग, हमारा प्लास्टिक, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, ये सब हर दिन बन रहे हैं और भविष्य के पुरातत्वविदों के इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचिए, वो हमारी कहानी के बारे में क्या कहेंगे?